जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 यानी कि CMS ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको इस वीडियो के अंदर OTR से लेकर प्रिंट तक, फॉर्म भरने तक, पेमेंट तक पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी ने अभी फॉर्म फिल का प्रोसेस और OTR का प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग कर दिया है, तो ऐसे में यहाँ पर जब आप फॉर्म भरते हैं तो इसमें काफ़ी सारा टाइम आपका जाता है और इसीलिए ये वीडियो भी आपकी लॉन्ग रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर उसके बाद में आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। फिर जो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे। अब आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 705 वैकेंसी निकाली गई है और आप लोग फॉर्म को 19 फरवरी से लेकर के 11 मार्च 2025 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है और यहाँ पर SC ST फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। इसके अलावा किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए पास्ट या फिर अपीयरिंग मेडिकल डिग्री इन MBBS एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया ये आपसे मांगी है। बाकी आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करेंगे। और गाइज जब आप इसमें फॉर्म में आगे चल के फोटो और जो आपका साइन है वो अपलोड करेंगे और उसके नीचे जो आपको डेट लिखनी है, अगर आपको वो नहीं पता कि कैसे बनानी है मोबाइल से तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है। और उसके बाद आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको नोटिस से एक चीज़ बता दूँ कि जब आप इसमें अगर आप पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं और OTR प्रोफाइल बनाएंगे तो जो आप अपनी OTR प्रोफाइल बनाने के बाद में एडिट कर सकते हैं वो आपके ये जो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं ये वाले ही एडिट कर पाएंगे। और जो यहाँ पर ये चीज़ें दी गई है ये चीज़ें जब आपका एक बार OTR हो गया तो उसके बाद में आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। भले ही एडिट का जो समय मिलता है उस समय के अंदर आप इसमें आए पर फिर भी ये सभी इंफॉर्मेशन आप एडिट नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही सावधानी से सभी जानकारी चेक करते हुए अपने फॉर्म के अंदर फॉर्म को जानकारी को भरना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आने के बाद में अगर आप पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है, कोई फॉर्म आपने भरा है, आपने OTR करके रखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इसमें OTR ID का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। ईमेल ID और मोबाइल नंबर का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन है। इसमें अगर ईमेल ID या मोबाइल नंबर के माध्यम से आप कर रहे हैं तो आपको आपका वही चीज़ यहाँ पर डालना है जिसके माध्यम से आप लॉगिन करना चाहते हैं। फिर गेट OTP करना है, उसके ऊपर आपको OTP जाएगा और वो OTP डाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर OTP नहीं आ रहा है तो आप सिंपली OTR ID का इस्तेमाल करके और जो पासवर्ड आपने बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो यहाँ पर डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद लॉगिन हो जाएंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा है, पहली बार इस वेबसाइट से कोई फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और पूरा नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आपसे एक सवाल पूछेगी क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो आपका जेंडर है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो आप सिलेक्ट करेंगे। जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेम वे में अपनी वेरीफाई कर लेनी है जैसे कि अभी आपको मैंने वेरीफाई यानी कि फिल करके दिखाई है। ये करने के बाद आप देखेंगे फादर नेम, तो आपको फादर नेम एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर कीजिएगा। फादर नेम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर मदर नेम डालेंगे। मदर नेम को भी आपको यहाँ पर 2 बार डाल करके वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे माइनॉरिटी स्टेटस, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप आते हैं और आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी इनमें से कौन सी है। जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए नंबर आपका बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर OTP जाता है। फिर आप कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप आपकी ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे। फिर अल्टरनेट ईमेल ID के अंदर कोई अन्य ईमेल ID देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो बताना होगा, यानी कि 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप
यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर गाइज आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा है, तो जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करना चाहे बस वो आपको ध्यान रखना है और उसका एक आंसर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग देना है। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का यही वाला आंसर दे करके अपने पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर है सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, तो आप सेकंड क्वेश्चन क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसका जो आंसर है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे दीजिए। देन गाइज आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी ओटीपी सेंड किया है। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल वाला ओटीपी, बेसिकली आपको दोनों ओटीपी एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका ओटीआर आईडी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अभी सभी स्टेप में क्रॉस आइकन देखने को मिल रहा है और जैसे ही आप स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर राइट चेक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपकी ओटीआर की प्रोफाइल की जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर इसमें अन्य भरनी है। मैं यहाँ पर आपको अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन से एडिट करके सब इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है नेशनलिटी, आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप इंडियन हैं। उसके बाद में मदर टंग आपकी कौन सी है, इनकी मातृभाषा, वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर, डाइवोर्सी, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले ऑफ बर्थ आपको बताना है इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। इसके बाद में यहाँ पर आता है पोस्ट ऑफिस, तो जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपके सिटी का या फिर टाउन का या फिर विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर यहाँ से आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आती है कम्युनिटी, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी, तो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है या फिर ईडब्ल्यूएस है। मान लीजिए आपकी कैटेगरी ओबीसी है, तो ओबीसी के सेलेक्ट करने पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप यस करिए। यस करने के बाद में यहाँ पर आता है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसीज बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर एंड थस नॉट बीइंग एंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन विल बी ट्रीटेड एज जनरल कम्युनिटी। यानी कि जो कैंडिडेट ओबीसी से है और क्रीमी लेयर में आते हैं उनको यहाँ पर जनरल कम्युनिटी के अंदर काउंट किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन के फायदे नहीं मिलेंगे। और मान लीजिए आप यहाँ पर ओबीसी है बट आप क्रीमी लेयर में नहीं आते तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये एक ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। आपका सर्टिफिकेट भी कुछ इसी तरह का रहेगा। अगर आप यहाँ पर अभी लेटेस्ट बनवाई है क्योंकि ये 2023 का है तो मे बी उसका फॉर्मेट आपका थोड़ा अलग हो, पर वो इसी तरह का आपका सर्टिफिकेट रहेगा। अब इसी सर्टिफिकेट से कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो आप जान लीजिए। तो सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो आपके सामने प्रमाण पत्र क्रमांक आपको सर्टिफिकेट में देखने को मिल रहा है वो प्रमाण पत्र क्रमांक आप सर्टिफिकेट नंबर में डाल दीजिएगा। उसके बाद में डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, यानी कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, ये कहाँ पर लिखा होता है। ये आप यहाँ पर नीचे सक्षम अधिकारी के बाद में देख सकते हैं। सक्षम अधिकारी के बाद में यहाँ पर लिखा है तहसीलदार। तो आपको देखना है कि सक्षम अधिकारी के बाद में किस पोस्ट के अधिकारी का नाम लिखा है, वही फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसमें अलग अलग पोस्ट के अधिकारी इसको जारी करते हैं, तो जिस भी अथॉरिटी ने जारी किया है आपके सर्टिफिकेट को वो आप एक बार चेक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें मैं तहसीलदार सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर इसको
तो अन्य भी जारी करते हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्या पता कौन से पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, इसलिए आपको वो चेक करके खुद से यहाँ पर उस पोस्ट के अधिकारी उस अधिकारी की पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर आता है स्टेट यूटी ऑफ इश्यूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, कौन सी स्टेट ने जारी किया है वो स्टेट आपको पता ही होगी जहाँ से आपने बनवाया है, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आएगा डेट ऑफ इशू, तो आपको आपके सर्टिफिकेट पर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगा कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, वो डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आएगा फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, यानी कि जिस अधिकारी ने इसको जारी किया है उसका फुल एड्रेस क्या है। अब इसमें बहुत सारी कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हम एड्रेस क्या भरे। तो मान लीजिए ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार ने जारी किया है, तो तहसीलदार आपका कहाँ पर बैठता है, जैसे कि मंडल अधिकारी या फिर आपका कचेरी का जो एड्रेस होता है जहाँ पर आपके तहसीलदार बैठते हैं, उसका एड्रेस आपको देना होगा। मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट जारी किया एसडीएम ने, तो एसडीएम का ऑफिस जहाँ पर है जो भी एड्रेस लगता है वो एड्रेस आपको लिख देना है। अगर डीएम ने जारी किया है तो आपको डीएम का जो एड्रेस है वो लिख देना है। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका जो एड्रेस लगता है वही एड्रेस आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर इसमें सर्टिफिकेट में लिखा है कि तहसील बदायूं, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, उत्तर प्रदेश, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर वो चीज़ लिखनी होगी कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है और उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पर है। तो मैं आपको यही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मेरा जो एड्रेस है वो है रामपुर मनिहारन कचेरी, तो मैं इस तरह से ये लिख दूंगा। और आप यहाँ पर चाहे जहाँ से भी आपका सर्टिफिकेट जारी किया है वो एड्रेस लिख रहे हैं, उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होती है कि इसका बिल्कुल सटीक जवाब होता है, क्योंकि ये आपके अधिकारी के एड्रेस के ऊपर वेरी करता है। तो जो भी आपकी अधिकारी का एड्रेस है जहाँ पर उनका ऑफिस है वही एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो इश्यूइंग अथॉरिटी का एड्रेस है वो इस तरह से फिल करके दिखाया है, आपको भी इसी तरह से आपका जो एड्रेस है यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी का वो भरना होगा। फिर आएगा नेम ऑफ द कास्ट ट्राइब कम्युनिटी एज मेंशन्ड इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी कास्ट कौन सी है, ट्राइब कौन सी है या फिर कम्युनिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके सर्टिफिकेट में देखने को मिल जाएगी। आपको आपका सर्टिफिकेट पढ़ना है और उसमें जो आपकी कास्ट कैटेगरी या फिर जो भी आपकी ट्राइब है वो लिखी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी लिखी है वही आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद में सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, तो सेंट्रल लिस्ट में आपका जो कास्ट या फिर ट्राइब है या फिर कम्युनिटी है उसका सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर इसमें लिखना होगा। और ये जो सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर है ये भी आपको आपके कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। आपको आपका सर्टिफिकेट पढ़ना है और उसमें जो जानकारी यहाँ पर लिखी गई है कि आपका सीरियल नंबर क्या है कास्ट का या ट्राइब का, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। या फिर आप इसको सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी, ये जो आपको यहाँ पर इस लिंक भी दिया है, आप इस लिंक को ओपन करके इसमें जो आपकी कास्ट है और उसके सामने जो सीरियल नंबर लिखा है वो सीरियल नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे कि 20वें नंबर पर है, 50वें नंबर पर है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, इनमें से कोई एक आईडी आपके पास सेलेक्ट होनी चाहिए। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिर उसका जो नंबर है वो देना होगा। फिर पूछे कि क्या आप यहाँ पर रिकमेंड किया जाना चाहेंगे, हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज PHPWD कैंडिडेट, यानी कि क्या आप यूपीएससी के द्वारा पास्ट में विकलांग कैटेगरी के अंदर आए हुए हैं, आपने भरा था फॉर्म, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी को प्रोवाइड कराना चाहते ताकि आपको वो फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज से संबंधित ईमेल या मैसेज सेंड करे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। चाहे आप इसमें यस करें चाहे नो करें, इससे आपके इस फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैंने अभी आपको ये जानकारी भरी है वो ओबीसी कैटेगरी की बताई है। अगर मान लीजिए आपकी कैटेगरी एसटी है तो तब भी आपके सामने सेम ही ऑप्शन आएंगे। आपको आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट उठाना है और उसमें सर्टिफिकेट नंबर जो दिया है वो यहाँ पर भर देना है। फिर कौन से पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे और उसकी जो एड्रेस है, पहले तो आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, फिर जारी दिनांक और उसके बाद में एड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जहाँ पर भी आपका अधिकारी बैठता है उसका जो एड्रेस लगता है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। अगर किसी कचेरी में बैठता है, किसी स्पेसिफिक जगह पर बैठता है, जहाँ पर भी उसका जो बेसिकली ऑफिस है उसका जो एड्रेस है वही आपको लिखना है। इसमें कोई ऐसी सटीक जानकारी नहीं होती है कि अगर आपने कुछ और भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ये फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी भर दीजिएगा। आपको अगर कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी आपका जो इश्यूइंग अथॉरिटी का एड्रेस दिखाई दे रहा है, अगर लिखा है उसमें, तो वहाँ से भी भर सकते हैं, नहीं तो खुद से जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है वैसे भी भर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर कास्ट, ट्राइब या कम्युनिटी, उसके बाद में उसका जो सीरियल नंबर है आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर अगर मेंशन है तो वहाँ से भर दे, नहीं तो आप यहाँ पर ये लिंक ओपन करके
करके PDF ओपन करके उसमें अपनी कास्ट देख लीजिएगा, अपनी ट्राइब देख लीजिएगा और उस ट्राइब के सामने जो सीरियल नंबर है या फिर उसके पहले जो सीरियल नंबर लिखा है वो सीरियल नंबर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। और बाकी की जानकारी ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको जब OBC की जानकारी भरकर दिखाई थी वो आपको भरनी है। फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद में आप यहाँ पर एड्रेस इन्फॉर्मेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आएगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो पहले आप आपका प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे जिसमें क्या हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट, विलेज, यानी कि जो भी चीज आपके एड्रेस के ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर डालनी है और आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर न्यूमेरिक वैल्यू यूज नहीं करनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपका स्टेट का ऑप्शन, तो आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है वो डाल देंगे, कोई फैक्स नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ऊपर की इन 3 लाइन के अंदर आपको जो आपका एड्रेस है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके बाकी का एड्रेस आपको भरना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है अगर वो सेम है, अलग अलग नहीं है, तो फिर आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। देन आपको दोबारा से परमानेंट एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक सिंगल सेव के अंदर प्रेजेंट एड्रेस भी भर देंगे यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी भर देंगे और आपका परमानेंट एड्रेस भी भर देंगे। एड्रेस की जानकारी सेव करने के बाद में आप फोटो एंड साइन अपलोड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है और फिर यहाँ पर आपको बोला है कि हाउ टू रिसाइज फोटोग्राफ इमेज, यानी कि आपको अगर ये नहीं पता कि आपको फोटो रिसाइज कैसे करना है उसका एक एग्जांपल आपको दिया है। पर मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वो ओपन करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक से पहले एक वीडियो मिलेगी जिसको वॉच करके आप कैसे फोटो बनाना है मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे आपको फोटो अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर फोटो कैसा बनाएंगे उसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आपको फोटो इस तरह का रखना है जिसमें कि नेम के बाद में आपका नाम लिखना है, फिर फोटोग्राफ डेट के बाद में आपकी डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है और फोटो के ऊपर डेट ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके फोटो का फॉर्मेट JPG रहना चाहिए और जो डायमेंशन है वो आपका 550 पिक्सल वाइड और 550 पिक्सल ही हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका साइज है फोटो का वो 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए और जो इस एक्सेप्ट नहीं होंगे फोटोज वो आपको यहाँ पर बताए हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ रियल फोटो अपलोड करके मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आई हरबे डिक्लेयर दैट फोटोग्राफ माइन, आप इसके ऊपर टिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद देख लीजिए आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। ऐसा ही आपको बोला है फोटो अपलोड करने के लिए। इसके बाद आप सिग्नेचर के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर के सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद बोला है कि 350 × 350 आपका जो सिग्नेचर का डायमेंशन है वो रहना चाहिए। एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका साइन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ साइन। मैंने साइन सेलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ पर टिक किया, उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साइन है वो आ चुका है। और आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपको इसमें एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे पहले आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, तो आपको यहाँ पर क्लास, डिवीजन, ग्रेड के अंदर बताना है कि आपकी क्लास या फिर डिवीजन क्या थी। जिनके 60+ % होते हैं वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं परसेंटेज उनको यहाँ पर सेकंड क्लास के अंदर रखा जाता है और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो थर्ड क्लास के अंदर आते हैं या फिर पास क्लास के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपकी परसेंटेज कितनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर अपना CGPA स्कोर भरेंगे, पहले CGPA स्कोर बताएंगे और फिर कितने में से आपको CGPA आया है वो आप यहाँ पर CGPA आउट ऑफ में लिखेंगे। पर मेरे नंबर परसेंटेज में है इसलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज भर दे रहा हूँ, फिर मुझे CGPA स्कोर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गाइज आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने जो ये आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास की है। इसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स आपके पास क्या क्या थे। आपको यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली एक एक करके जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो एंटर कर देने हैं, चाहे वो 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर वो 6 सब्जेक्ट थे। तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के आप नाम लिख दीजिएगा। फिर आता है नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, तो आपने कहाँ से आपका 10वीं जो है वो किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है।
ये एंटर करने के बाद में आपको बताना कि आपने कौन से बोर्ड के द्वारा आपके 10वीं की पास किया, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद 10वीं की जानकारी सेव होगी और अब आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी कि 12th की जानकारी देखने को मिलेगी। आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि आपने अभी कर रहे हैं या फिर आप कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेम वे में आप जानकारी भरेंगे जैसे कि अभी आपने आपकी 10वीं की जानकारी भरी है, जिसमें कि आपको क्लास डिवीजन बतानी है, आपके जो परसेंटेज है 12वीं के वो बताने हैं, नहीं तो आप CGPA स्कोर भी भर सकते हैं अगर CGPA के अंदर नंबर है। और उसके बाद में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। इसके बाद सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे वो सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर इसमें एंटर कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के नाम आपको लिखने होंगे एंड फिर सेम वे में आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम बताना है और आपका जो बोर्ड था, जिस बोर्ड से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है या फिर कर रहे हैं, और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपकी 10वीं और 12वीं की जानकारी तो भरी जा चुकी है। अभी आप यहाँ पर आपकी मेन क्वालिफिकेशन भरेंगे, जिस क्वालिफिकेशन से आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के फॉर्म पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, जो कि है आपकी ग्रेजुएट की योग्यता। तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने अपनी पहले से प्रोफाइल कंप्लीट करके रखी है, इसलिए मैं इसी प्रोफाइल से अपनी जानकारी एडिट करके आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको क्या भरना है। तो जैसे ही आप यहां पर ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे ग्रेजुएशन के सेक्शन में आकर के, तो सबसे पहले आपको स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल यानी कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पर क्या स्ट्रीम है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ या फिर इन सब के अलावा कोई अन्य। अगर अन्य है तो आप अदर सेलेक्ट करके खुद से उस स्ट्रीम को भर सकते हैं। अगर इन्हीं में से आपका कोई स्ट्रीम है, आपकी क्वालिफिकेशन इन्हीं फील्ड से जुड़ी हुई है जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो वो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद में आप गाइज यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया तो आता है मेरे सामने ग्रेजुएशन डिग्री, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो डिग्री है वो यहाँ पर मेंशन है। अगर लिस्ट के अंदर आपकी डिग्री आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आप यहाँ पर भर सकते हैं। आप अदर्स के ऊपर क्लिक चाहे ना भी करें तब भी आप यहाँ पर अदर ग्रेजुएट डिग्री मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप फिर नीचे आएंगे और आप देखेंगे क्लास डिवीजन ग्रेड। तो जैसे कि अभी आपने 10-12 की क्लास ग्रेड भरी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है कि आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग या CGPA के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड थे। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट में आते हैं, और जिनके 45 से 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो थर्ड डिवीजन के अंदर आते हैं। उसके बाद गाइज आप देखेंगे परसेंटेज और मार्क्स। तो अगर परसेंटेज के अंदर नंबर है तो परसेंटेज भरिए, अगर आपके CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA स्कोर भरे और फिर कितने में से वो CGPA स्कोर आपको आया था वो आप यहाँ पर आउट ऑफ में लिख दीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर के अंदर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास की थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे या फिर कह लीजिए खुद से भर दीजिए। और फिर जो आपके सब्जेक्ट थे या फिर जो आपका डिसिप्लिन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज नहीं करना है, नहीं तो डिटेल सेव नहीं हो पाएगी और बार बार एरर आता रहेगा। इसके बाद आता है नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की वो की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपको आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। मैंने यहाँ पर ये जानकारी डेमो के लिए भरी है। आप आपके रियल इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर भर देंगे और यानी कि जिस कॉलेज से आपने की है, और फिर वो जो कॉलेज आपका एफिलेटेड है वो किस यूनिवर्सिटी से है उस यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर लिस्ट के अंदर नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी तो आप अदर का सेक्शन सेलेक्ट करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जानकारी भरेंगे। उसके बाद आएगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर। तो इनमें से कोई एक चीज आप भर सकते हैं, चाहे आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर या जो इनरोलमेंट हुआ था आप उसका नंबर या फिर फाइनल ईयर का रोल नंबर। उसके बाद में डेट ऑफ इशू, कब ये इशू हुआ था, जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं। अगर सर्टिफिकेट दे तो सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू देना है, इनरोलमेंट नंबर दे तो इनरोलमेंट आपका कब इशू हुआ था उसका डेट देना है, रोल नंबर दे रहे तो आपका एडमिट कार्ड कब इशू हुआ था उसका डेट आप यहाँ पर भर देंगे। अगर एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट भी भर सकते हैं, बट ज़्यादा दूर की डेट नहीं होनी चाहिए, 2-4 दिन का फर्क चल जाता है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जिस आधार पर आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट हो या फिर कोई आपको आगे चल करके बड़ी प्रॉब्लम आए। इसके बाद आता है डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका ये जो डिटेल्स आप दे रहे हैं वो इशू हुआ है, जैसे कि सर्टिफिकेट, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर। तो जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं उसी के माध्यम से बेसिकली आपका ये इशू हुआ होगा, तो उसी का आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम दे देना है। उसके बाद में आपको आपकी जिस इंस्टीट्यूट ने या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपका जो ये सर्टिफिकेट नंबर या इनरोलमेंट नंबर या फिर आपका रोल नंबर जारी किया है, एडमिट कार्ड जारी किया है, तो उस अथॉरिटी का नाम, उसका नाम तो आपने दे दिया, उसका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर नीचे आता है कि डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूट, क्या आपने कोई सामान्य क्वालिफिकेशन या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन फॉरेन इंस्टीट्यूट से प्राप्त की है। अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर
पोस्ट ग्रेजुएशन का सेक्शन भी देखेंगे। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और आप उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो आप इस सेक्शन के ऊपर आएंगे और सेम वे में जैसे कि अभी आपने यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है वो भर देंगे। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन ही की है तो आप ये जानकारी मत भरिएगा क्योंकि कंपलसरी नहीं है। और फिर आप यहाँ पर नीचे अगले सेक्शन पर आएंगे जो कि है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। अब गाइज आपकी 10वीं 12वीं की जानकारी भरी जा चुकी है, तो अगर आप एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं तो इन दो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही आप आपका जो फॉर्म है वो भर लेंगे। पर अगर आप यहाँ पर इसमें प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं सीडीएस के लिए तो या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भी भरनी होगी। तो चलिए मैं आपको ग्रेजुएशन की जानकारी अगर आप भर रहे हैं तो कैसे भरेंगे वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन स्टेटस में कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया। अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तभी सेलेक्ट कीजिएगा, कर रहे हैं तो अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जानकारी भरने के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आगे की जानकारी अभी आप देख रहे हैं मैंने पहले से अपनी यूपीएससी ओटीआर प्रोफाइल बना करके रखी है, तो मैं इसी से एडिट करके आपको आगे ये जानकारी भर करके दिखा रहा हूँ। पर आप फ्रेशर है, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, मेडिकल सेलेक्ट कर लेना है। और मेडिकल सेलेक्ट करने के बाद में स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल पर फिर आप ग्रेजुएशन डिग्री के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर एमबीबीएस सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पर गाइज आप आपकी जो क्लास है, डिवीज़न है या फिर ग्रेड है वो आप यहाँ पर भर देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे परसेंटेज और मार्क्स, तो आपकी परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप सीजीपीए भी भर देंगे। और फिर यहाँ पर गाइज क्योंकि मैंने परसेंटेज के अंदर नंबर भरे तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज डाल दिए। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना कि कब आपने पास कर ली थी। सब्जेक्ट आपके क्या क्या थे, जो भी आपके मेडिकल के सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल यहाँ पर सब्जेक्ट डालने में नहीं करना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, तो आपको यहाँ पर आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है या फिर आप कर रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट भी कर लेना है, तो जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, तो आपके पास इनमें से जो भी चीज़ है, अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो सर्टिफिकेट नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर अभी आप इसमें फाइनल ईयर के अंदर है तो आप इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। फिर किस डेट में वो चीज़ इशू हुई है, जो भी आप यहाँ पर दे रहे हैं उसी की डेट ऑफ इशू आपको बतानी होगी। फिर डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, आपका जो इनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है या फिर सर्टिफिकेट नंबर है वो किसने जारी किया है, उस पोस्ट का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट आपके इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का डीन जारी करता है, प्रिंसिपल जारी करता है, आपको एक बार आपका सर्टिफिकेट चेक कर लेना है। या फिर आपका रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर आपको जो मिला है, एडमिट कार्ड या जो भी है वो चेक करना है और उसके ऊपर जो डेजिग्नेशन है जिसने वो जारी किया है उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना होगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये जो है वो आपका डीन जारी करता है, प्रिंसिपल जारी करता है, या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा विभाग है जिस विभाग के अंदर कोई एक जो अधिकारी है वो बैठता है, उसकी जो पोस्ट है उस पोस्ट को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। फिर उसका पूरा एड्रेस आपको बताना है। बेसिकली उसका एड्रेस उस यूनिवर्सिटी का ही रहेगा क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता है, तो यहाँ पर आप आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस दे सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई एड्रेस उस पोस्ट के अधिकारी का अलग है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर नीचे आपसे ये पूछा है कि क्या आपने आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन जो विदेशी इंस्टीट्यूट है वहां से प्राप्त की है। अगर की है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो प्रोसेस है ओटीआर का प्रोफाइल कंप्लीट करने का वो पहले ही कंप्लीट कर लिया है और ये वीडियो जब मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो इस पार्ट को मैं दोबारा से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो भी आपके सवाल डाउट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर के या फिर इस जानकारी को समझने को लेकर के वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि कहाँ पर आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और किस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को आपको यहां से अच्छे से समझना है। तो गाइज यहां पर आपको जिन डॉक्यूमेंट के सामने इस तरह का रेड स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपको 100% अपलोड करना होगा। बिना इसके अपलोड किए आप फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर लागू हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से स्टार के देखने को मिलेंगे। तो पहले आता है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप आपका 10वीं का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं क्योंकि ये आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में आपसे लिया जा रहा है। जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। अब मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट इमेज में है या फिर जो आपने स्कैन करके रखा वो इमेज में है, तो आप उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए गाइज आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ। ये आपने सर्च किया, सर्च करने पर पहले वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब आप इसको ओपन कर लेंगे और जो आपने आपके सर्टिफिकेट का इमेज लिया हुआ है, आपने फोटो लिया है, इसको स्कैन किया हुआ है, वो फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मैं
मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपकी फाइल आएगी। अगर आप मल्टीपल फोटो एक पीडीएफ के अंदर ऐड करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास 2-3 फोटो है आपकी मार्कशीट के या सर्टिफिकेट के, तो आप उनको यहाँ पर 2-3 को एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर कन्वर्ट टू पीडीएफ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। डाउनलोड पीडीएफ जैसे आप कर देंगे तो ये फाइल आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। अब उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल अभी आपने कन्वर्ट किया पीडीएफ के अंदर वो सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप इसके व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आता है ग्रेजुएशन पास्ट सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट और इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर आप इसमें जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर आप यहाँ पर मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट सभी देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ, तो मान लीजिए आपकी जो मार्कशीट के फोटो है वो 3-4 है, तो आप यहाँ पर इमेज टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये वेबसाइट ओपन कीजिएगा, सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि आपकी यहाँ पर मल्टीपल इमेज है आपकी मार्कशीट के, तो वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, मल्टीपल फाइल मैंने सिलेक्ट कर ली, ये मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। फिर मैं ओपन करता हूँ, इस तरह से आपकी सभी आ जाएगी। आप यहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी मार्कशीट कर लीजिएगा और लास्ट में आपको आपका सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपेयरिंग है तो फिर आप सर्टिफिकेट नहीं, जो आपकी मार्कशीट अवेलेबल है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड देन कन्वर्ट टू पीडीएफ करेंगे, ये फाइल आपकी सिंगल पीडीएफ के अंदर बन जाएगी। अगर 1 MB से ज़्यादा साइज हो जाए तो आप उसको रिड्यूस कर लीजिएगा बिना क्वालिटी लूज किए। तो ये जैसी फाइल आपकी अवेलेबल हो जाएगी तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड के सेक्शन में आएंगे और वो फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर देंगे, ये फाइल भी आपकी आ जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर फोटो आईडी अपलोड करेंगे, जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, यानी कि इनमें से कोई भी आईडी को अपलोड कर सकते हैं और इसको भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। फिर अगर आप SC ST OBC NCL या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है सेम वे में पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में सपोर्ट चाहते हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप यहाँ पर जो हिल एरिया है उनसे बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पर मेंशन भी की गई है, तो जो आपके पास उसका सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। फिर आता है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी है, इनके पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आप यहाँ पर उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देंगे। तो मैंने भरी हुई है इसलिए मेरे सामने यहाँ पर ये इसका ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, उसके बाद आप पेरेंटल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पर आने के बाद में आप पहले फादर इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जहां पर आपको नेशनलिटी ऑफ फादर सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फादर प्रोफेशन यहाँ पर आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है फादर की तो आप डिकीज्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोफेशन इनमें नहीं है तो आप यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से लिख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर जो भी प्रोफेशन है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में फादर का एड्रेस पूछा है, जहां पर बोला है कि फादर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम एज योर एड्रेस, यानी कि अगर आपके पिता का एड्रेस और जो आपका एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस ये सिलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे कि जो एड्रेस आपने अपना भरा था वही एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। पर अगर वो अलग है तो आप रिसेट एड्रेस के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने फादर का एड्रेस यहाँ पर भर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे, देखेंगे इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम, यानी कि अगर आपके पिताजी सर्विस के अंदर है तो आपको यहाँ पर वो कौन सी पोस्ट के ऊपर अभी काम कर रहे हैं वो आपको बताना है, और अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो फिर अब वो कौन सी लास्ट पोस्ट पर थे उसका नाम आपको देना है। पर अगर वो नहीं है अभी जॉब के अंदर तो फिर आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल इस तरह से लिख देंगे। और एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, अगर आपके फादर डिकीज यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे, नहीं तो आपकी फादर की एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है इस तरह से। फिर स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, कौन सी स्टेट के आपके फादर स्थायी निवासी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर कौन सी स्टेट से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, सॉरी स्टेट से नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट से, वो आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर मदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन के ऊपर आएंगे और सेम वे में आपको मदर की इन्फॉर्मेशन भी भरनी है। तो नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मदर का प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है, उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ एड्रेस को बता देंगे कि क्या एड्रेस है, या फिर आप चाहे तो फादर एड्रेस का ऑप्शन टिक करके जो आपके फादर का एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड सेम वे में अगर आपकी जो माताजी है वो सर्विस के अंदर है किसी, तो आपको यहाँ पर किस पोस्ट पर काम करती है वो बताना है। अगर वो रिटायर हो चुकी है तो
आप यहाँ पर लास्ट किस पोस्ट पर वो काम करती थी, उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर बताना होगा। एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो स्टेट है आपकी माताजी की, जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, वो बतानी है, और फिर आपकी माताजी की डिस्ट्रिक्ट, एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करके जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पूछे योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप यहाँ पर इनमें से किसी स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयड है, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट, पीएसयू, प्राइवेट, अदर, तो आप बता दीजिए। अगर आप अभी नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगी क्या कभी आपने जॉब की है, एम्प्लॉयड रहे हैं, अगर हाँ तो यस, यस करने के बाद मैं आपको बताना कि गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज, अगर हाँ तो यस, नहीं तो अगर यस तो फिर बताएंगे इफ गवर्नमेंट सर्विस, तो आपको इंटीमेशन शुरुआती डेट बतानी कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, अगर नो तो आप नो कर सकते हैं। पर अगर आप कभी एम्प्लॉयड हुए नहीं है अभी तक तो आप नो कर दीजिएगा सिंपली। फिर पूछेगी हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आपने कभी सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद से कोई काम करा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर देंगे, ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर आएगा यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पूछेगी क्या कभी आप यूपीएससी के एग्जाम से निकाले गए हो, ब्लैक लिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या कभी आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर प्रीवियस किसी ईयर के अंदर अपीयर हुए हैं किसी भी एग्जाम में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू ए सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर ईयर, यानी कि जो एलोकेशन होती है या फिर पोस्ट है वो आपको सिविल सर्विस एग्जाम के माध्यम के आधार पर पहले कभी किसी ईयर में मिली है, अगर नहीं तो आप पहली बार ये फॉर्म भरे हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये जानकारी भी आपके सेव होगी। अब आता है अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है पर्टिकुलर्स एट द यूनिवर्सिटी, स्टेट, इन नेशनल लेवल इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, तो अगर आपको कोई प्राइज मिला है, मेडल मिला है, स्कॉलरशिप मिली है तो आप यहाँ पर बताएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड या एनसीसी रिलेटेड जानकारी इसमें भरेंगे। पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज अगर कोई मिली है तो आप बताएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या इंटरेस्ट में आपकी जो हॉबीज है वो आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद एक सवाल है कि वेदर योर फैमिली ओन्स और पोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या फिर उससे ज़्यादा, रेसिडेंटल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा, रेसिडेंटल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबो इन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटीज, रेसिडेंटल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबो इन एरिया अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटीज। अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ भी है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। यस करने पर भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके बाद लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज की जानकारी देनी है। पहले आप बताएंगे यहाँ पर लैंग्वेज, उसके बाद में आपको जैसे कि इसमें है रीड ओनली, स्पीक ओनली, तो मैं यहाँ पर इसमें भी हिंदी कर लेता हूँ, स्पीक ओनली। फिर रीड एंड स्पीक, तो रीड एंड स्पीक मैं यहाँ पर हिंदी कर सकता हूँ। उसके बाद रीड, राइट एंड स्पीक, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। एग्जामिनेशन पास, तो अगर आपने कोई एग्जाम पास किया है तो आप यहाँ पर बता दीजिए। जैसे कि मैंने 10वीं हिंदी के अंदर पढ़ी है और उसमें एग्जाम भी पास किया, तो मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जानकारी आ चुकी है, रीड भी कर सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ इंडियन लैंग्वेज है, कोई अन्य लैंग्वेज नहीं है, यानी कि इंग्लिश का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आप यहाँ पर कोई अन्य लैंग्वेज जो कि इंडियन ही हो वो आपको आती है तो सेम वे में आप बता देंगे और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी OTR प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर ग्रीन चेक देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके सभी फील्ड भरे जा चुके हैं और आपने सभी जानकारी भर ली है। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, मेन अप्लाई अब आपका शुरू होगा। ये आपने अभी तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट की है तो आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो वैकेंसी या फिर जो फॉर्म एक्टिव है वो आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे और आपको कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपडेट एडिट OTR का ऑप्शन दिया है, तो अगर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन बनाया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें कोई चेंजेस करना है या उसको देखना है तो आप इसको अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। नहीं तो आप क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, सभी को चेक कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपने अभी OTR के अंदर प्रोसेस कंप्लीट किया वो सभी आपके सामने है। अगर आप यहाँ पर सभी में ग्रीन देख पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपने सभी को कंप्लीट कर लिया है। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और आप देखेंगे कि आपका
पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आप व्यू पार्ट 1 के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर अब आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका पार्ट 2 है वो कंप्लीट करेंगे। तो आपने जो जानकारी भरी हुई थी वो देखेंगे और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट तक की जानकारी देखने को मिल रही है। अभी आप सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आएंगे और बताएंगे कि आपने ऑलरेडी पास कर ली है आपकी MBBS एग्जाम, ये अभी आप कर रहे हैं और फाइनल ईयर के अंदर है। फाइनल ईयर के अंदर है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका एड्रेस देखेंगे और आपको ये चेक करते हुए नीचे कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आता है एज रिलैक्सेशन, क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC है और आप छूट चाहते हैं तो आप इसमें यस करिए। अगर आप यहाँ पर SC ST OBC है और आप ओवरेज नहीं हुए हैं, आपको छूट नहीं चाहिए, तो आप इसमें नो कर दीजिए और उसके बाद में आप कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद गाइज आपके सामने फोटो आइडेंटिटी की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर इसमें व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं एंड देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके अगर कोई जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आया है ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरिए और उसके बाद में आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कि जो आपका पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको पहले फीस पे करनी होगी, तब उनके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। और क्योंकि SC ST फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है तो डायरेक्टली उनका सामने ये प्रिंट स्लिप का ऑप्शन आ चुका है। आप प्रिंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आप यहाँ पर DF ऑफ CMS पार्ट 3 इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ चुका है। तो आपसे पूछा कि वेदर फादर अलाइव डिकीज्ड, यानी कि आपके फादर जिंदा है या फिर डिकीज्ड यानी कि मृत्यु हो चुकी है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको मदर का जो स्टेटस है वो बताना है कि उन जिंदा है या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर आपसे पूछे डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि जो वाइड रूल नंबर 6 के अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, क्या वो आपके पास है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपने यहाँ पर रिटन एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ फाइनल MBBS एग्जाम वो पास कर लिया है MBBS का। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर यस तो फिर आप बताइए कि डेट ऑफ रिटन एंड प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ फाइनल MBBS एग्जाम कब आपने पास कर लिया था, वो डेट मंथ और ईयर आपको यहाँ पर इस तरह से बताना होगा जैसे कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है वेदर कंप्लीटली रोटेटिंग इंटर्नशिप, क्या आपने रोटेटिंग इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है। अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप वो बताना है और लाइकली डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप कब तक वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी वो डेट मंथ ईयर भी आपको बताना होगा। आर यू ए करंटली स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स आफ्टर MBBS के बाद में क्या आप पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं। अगर हाँ तो यस, और यस करने पर फिर आपको बताना होगा डेट ऑफ इनरोलमेंट ऑफ सेड पोस्ट, यानी कि कब आपने उसमें इनरोलमेंट किया था और कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही पूछे कि वेदर एनी बॉन्ड रिक्वायरमेंट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ सेड पोस्ट, यानी कि क्या आप कोई बॉन्ड रिक्वायरमेंट किया गया है जैसे आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे। अगर हाँ तो यस, और यस करने पर उसके पीरियड ऑफ बॉन्ड को बताना है। अगर नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर प्रेफरेंस का ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे और बताएंगे कि आप कैटेगरी फर्स्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर कैटेगरी 2 को। तो जिसको भी देनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कैटेगरी फर्स्ट को दे रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर बताना है कि किसको आपको किस नंबर पर रखनी है। तो अगर आपको किसी एक कोई प्रेफरेंस देनी है तो आप उसमें 1 2 लिख दे, और अगर आपको नहीं देनी प्रेफरेंस तो आप उसमें 0 लिख दीजिएगा। इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया हूँ। तो आपको जिसको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है इसी नंबर पर आपको इस तरह से नंबर डाल देने हैं और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरे सामने एक एरर आया कि प्लीज एंटर ए वैलिड नंबर बिटवीन 1 से 3। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर ऊपर वाला ही काउंट करके नीचे लिख दिए थे। तो ऊपर आपको कैटेगरी फर्स्ट के लिए अलग से प्रेफरेंस देनी है और कैटेगरी 2 के लिए अलग से देनी है। तो ऊपर मैंने 1 लिख दिया और नीचे फिर मैंने 1 2 3 इस तरह से प्रेफरेंस को दिया है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको अप डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि पहले वाले को दूसरे पर रख सकते हैं, दूसरे वाले को पहले पर, ये आपकी चॉइस है। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूं तो आप देखेंगे कि इस तरह से डिक्लेरेशन आएगा। अब आपसे पूछा है हैव यू सीन द प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन, आप यहां पर यस करिए और प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपने फॉर्म का प्रीव्यू देख लीजिएगा, जिसमें कि संपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो कि अभी तक आपने भरी है वो आपको देखने को मिलेगी। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तभी आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस करिएगा और फिर पार्ट 3 फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे लास्ट में फिर से और सेंटर
सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, इसके ऊपर टिक करेंगे। सिलेक्ट एग्जाम सेंटर के अंदर जिस जगह पर आप सेंटर चाहते हैं अपना प्री एग्जाम का वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे और आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड अग्री, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ कंबाइंड मेडिकल एग्जाम इस सेक्शन में आएंगे और एप्लीकेशन स्टेटस के सेक्शन से आप इसमें व्यू प्रिंट CSM क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट है वो ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग UPSC CMS ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।